बात है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में और विद्युत क्षेत्र की हमने आपको ये डेफिनेशंस बताई थी। आपको ध्यान हो उसका फार्मूला था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जहां E विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, F लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है और क्यू नॉट वह आवेश है जिस पर कि हम कह सकते हैं ये जो आवेश है हमारा कैपिटल Q, वह इस क्यू नॉट पर जितना बल लगा रहा है वही आवेश क्या है, क्यू नॉट है। इसको हम नाम देते थे परीक्षण आवेश। आपको ध्यान हो ये टेस्ट चार्ज होता था। और टेस्ट चार्ज की एक खास बात आपको और बताऊं, टेस्ट चार्ज की एक खास बात होती है कि परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लिया जाता है। क्या कहा मैंने, यहीं पे लिख रहे हैं इस चीज को। हमने कहा परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। और आप देखेंगे आप केवल इस नियम को जब फॉलो करते हैं, इस वाली बात को जब समझते हैं, तो आगे जब हम आपको विद्युत बल रेखाओं के बारे में समझाएंगे तो आप देखेंगे केवल ये एक लाइन आपके कितनी अधिक हेल्पफुल होती है। और परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब हमने आपको कल लास्ट में बताया था कि हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं वह है कि किस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो है ही हमारे पास ही, लेकिन कैसे हम उसको कूलाम का जो हमारा बलों का नियम है उसके पदों में व्यक्त करेंगे, तो करते हैं। तो अब हमने कहा कि हमारे पास कोई एक आवेश है, यहां पर हम डायग्राम बना रहे हैं। मान लेते हैं यह आवेश है, इसको इधर की बजाय इधर बना लेते हैं। हमने यह एक आवेश लिया और इस आवेश को हमने कहा यह है प्लस कैपिटल क्यू आवेश, और इससे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी कितनी ले ली हमने, ये डिस्टेंस ले ली r, और इस दूरी पर एक हमने दूसरा परीक्षण आवेश रख दिया। इस परीक्षण आवेश का मान क्या है, क्यू नॉट। हम कहें इस वाले प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर, मान लेते हैं इसका नाम भी ले लेते हैं, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, सपोज ये है ए बिंदु और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है बी बिंदु। तो ए बिंदु पर जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिसे हम बिंदु आवेश कह रहे हैं, इसके कारण इससे आर दूरी पर स्थित जो दूसरा बिंदु है बी, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कहते हैं कि माना ए से आर दूरी पर बिंदु बी है, जहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अतः Q0 पर या Q0 पर लगने वाला बल, अब अगर आप इस प्लस कैपिटल Q आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु Q0 पर, जो कि एक परीक्षण आवेश है, इस Q0 पर इसके द्वारा लगने वाले बल को ज्ञात करना चाहते हैं, तो कौन सा नियम लगेगा, आप जानते हैं कूलाम का नियम लगेगा। तो कैसे करेंगे कूलाम के नियम को, लगने वाला बल, और ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगने वाले बल को यदि मैं F से रिप्रेजेंट करूं तो F बराबर कांस्टेंट हमने ले लिया के, पहला आवेश क्या है कैपिटल Q, दूसरा आवेश क्या है Q0, तो ये हमारा आ गया कैपिटल Q इंटू Q0 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। तो हमने यहां पर क्या लिख लिया, साथ में लिख लिया R। अब आप चाहें इसे सदिश रूप में व्यक्त करें और आप चाहें तो इसको इसी रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लास्ट में जाकर के हम इसे सदिश रूप में ले आएंगे। तो कैसे करना है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, F की वैल्यू निकाल ली है। अब हम जानते हैं क्योंकि किसी बिंदु पर या किसी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वह हमारा होता है E इज इक्वल टू
F अपॉन क्यू नॉट, जो कि परीक्षण आवेश है। तो यदि ये वाला हमारा समीकरण 1 है तो लिखते हैं इस वाले समीकरण में हम क्यू नॉट की वैल्यू एफ की वैल्यू को रख रहे हैं समीकरण 1 से। तो क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर, प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक छोटे से प्रश्न में आता है, 1 नंबर या 1.5 नंबर के प्रश्न में बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आसान चीज है, केवल 2 फार्मूले यूज करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। पहला फार्मूला तो हमने कूलाम का नियम यूज कर लिया, दूसरा हमने विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा दी थी उसका हमने फार्मूला यूज किया। तो समीकरण 1 से एफ का मान रखें तो क्या आ जाएगा, E इजिकल टू एफ बटे क्यू नॉट था, यानी कि 1 अपॉन क्यू नॉट मल्टीप्लाई, मैं लिख सकता हूं इसको एफ, तो E इजिकल टू 1 अपॉन क्यू नॉट मल्टीप्लाई, एफ की वैल्यू यहां से रखेंगे तो K कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर, सॉरी यहां पर आएगा आर स्क्वायर। कुछ चीजें प्यारे बच्चों हो जाती है गड़बड़, तो E इजिकल टू क्या आ जाएगा, हमने कहा K कैपिटल क्यू नॉट अपॉन क्या आ गया, आर स्क्वायर, इतना आ गया। तो अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट जाएगा, यदि कट जाएगा तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई कि जो E बराबर होगा वह किसके बराबर होगा, K कैपिटल Q अपॉन किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। और यह हमारी किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित यदि कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। तो काफी आसान है, बिल्कुल आपने केवल एक कूलाम का नियम यूज करना है बलों का, दूसरा आपने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से यह फार्मूला यूज करना है, इसमें एफ का मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर यदि सदिश रूप में प्रदर्शित करना हो, हम पहले ही बता चुके हैं जो बल की दिशा होती है वही आपकी किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यदि इस चीज को हम यहां अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे E को यदि सदिश रूप में लिखें तो ये बराबर हो जाएगा K, ये आ गया कैपिटल Q बटे आर स्क्वायर, ये हमारा आर स्क्वायर आ गया, और साथ में क्या लिख लेंगे R, और यहां पर लगा देंगे कैप। ये जो R है जिसके साथ कैप लगाई है यह विद्युत क्षेत्र E की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और विद्युत क्षेत्र E की दिशा किसमें होगी, R की दिशा में। और ये वाले R की दिशा क्या है, यदि इसको मैं सदिश बना दूं तो इसकी दिशा क्या है, ये वाली इसकी दिशा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, A से B की तरफ, इसकी क्या है, सदिश स्थिति वेक्टर R की डायरेक्शन है, और वही R की डायरेक्शन को हमने यहां पे प्रदर्शित किया है। अब यदि इस वाले फॉर्मूले में K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दें तो हमारे पास फॉर्मूला यह आ जाता है E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये तो हो गया इसके सदिश रूप में रिप्रेजेंटेशन। यदि केवल आप परिमाण लेना चाह रहे हैं तो इस वाले फॉर्मूले से ले सकते हैं, E इजिकल टू K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यह विद्युत क्षेत्र की केवल परिमाण है जिसमें हम दिशा प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं इस फार्मूले में, और इस वाले फार्मूले में विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में दर्शाया गया है और इसकी दिशा को सदिश R की दिशा में प्रदर्शित किया गया है। ये इसका सदिश रूप है। मैं लिख भी लेता हूं, विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप, ये जो हमारा फार्मूला है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप है। तो मुझे लगता है काफी आसान चीज है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपके कहीं पर प्यारे बच्चों कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखिए जिसको मैं क्लियर कर पाऊं, और तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4। प्यारे बच्चों शेयर कीजिए जितना हो सके, तो उससे यह सीरीज काफी आगे बढ़ेगी। प्लीज शेयर कीजिए। और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। बिल्कुल ये सिमेट्रिकल वैसा ही है जैसे हमने
वैद्युत बल कैलकुलेट किया था आवेशों के निकाय के कारण। ठीक वही काम हम यहां पर कर रहे हैं। हमने यहां पर क्या करा कि कुछ आवेश ले लिए, मान लेते हैं यह आवेश हमने पहला ले लिया, इस आवेश को मैंने मान लिया ये है हमारा आवेश Q1, इसको Q1 आवेश ले लिया, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लिया मैंने यहां पर, और इस बिंदु का मान मैंने क्या कहा, मैंने मान लेते हैं ये वाला बिंदु क्या है, ये पॉइंट है P। इस Q1 आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है मुझे। तो क्या करना है, सबसे पहले इस Q से इस P को हम आपस में मिला देते हैं, ये मिला दिया। अब इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब देखिए वो बच्चा मुझे पूछ रहा था कि सर परीक्षण आवेश धनात्मक क्यों लेते हैं, उस बात को अब आप यहां पर समझेंगे। इस Q1 के कारण P पर यदि आप वैद्युत क्षेत्र जानना चाह रहे हैं कि उसकी दिशा क्या होगी, तो फिर से दिमाग में आपने केवल मानना है कि यहां पर एक परीक्षण आवेश है। अब ये भी धन आवेश है, वह भी क्या है, परीक्षण आवेश धनात्मक है, तो आप समझ सकते हैं वो क्या होगा, यदि बल लगेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत दिशा में भागेगा, और जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसलिए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम कह सकते हैं उसकी दिशा ये वाली होगी, और इसका नामकरण क्या कर सकते हैं, ये होगा E, किस पर लग रहा है, P पॉइंट पर लग रहा है, किसके कारण, 1 के द्वारा, तो EP1 ऐसा कह सकते हैं, इसका नामकरण कर सकते हैं। तो ठीक इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकालेंगे। इससे पहले कुछ और आवेश ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब की बार दूसरा, ये साथ में हमने दूसरा आवेश ले लिया, मान लेते हैं कि ये आवेश यहां पर ले लिया। इस आवेश का मान मैंने क्या ले लिया, Q2, यह भी धनात्मक है, यह भी धनात्मक है। इसके कारण P पर जो बल लगेगा, पहले इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देते हैं। अब क्या होगा, फिर से यहां पर परीक्षण आवेश मानेंगे तो लगने वाले जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर की ओर होगी, ये EP2 से प्रदर्शित होगा, ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। इसी प्रकार यदि अब इसकी डायरेक्शन भी यदि ले ले, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा R, किधर की ओर, हम कह सकते हैं यदि वैद्युत क्षेत्र P2 है तो इसको P2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर वाले को यदि रिप्रेजेंट करना चाहें, क्योंकि यह है EP1, जिस नाम से वैद्युत क्षेत्र नीचे आप ले रहे हो, यदि इसको P1 की जगह 1P लेंगे तो यहां R का मान भी 1P लेना, यदि इसको P1 ले रहे हैं तो R जो है स्थिति सदिश उसको भी P1 ले लेना। ये बस आपने नियम ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में इसी को फॉलो किया गया है प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक की R, ये P1 है तो यहां लिख लेंगे P1, ये हो गया स्थिति सदिश, इसकी डायरेक्शन इस दिशा में, इसकी डायरेक्शन इस दिशा में। तो दो हमने आवेश ले लिए। इसी प्रकार हम कहें कि थोड़े से और आवेश लें, और एक और आवेश हम लास्ट में ले रहे हैं, और इस आवेश को मैंने कहा मान लेते हैं यहां हमारा है Q3 आवेश, ये यहां पर स्थित है। तो यहां से फिर P को मिलाया, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ये वाली होगी, इसका मान क्या होगा, EP, और ये 3 की जगह मैं मान लेता हूं इसको N ले रहा हूं, तो इसको मैंने क्या ले लिया, QN ले लिया, तो ये हो गया EPN। ध्यान रखिएगा ये क्या है, N है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी क्या ले लेंगे, जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया, R लेनी। अब देखिए यहां पर क्या था, P तो हमने ले ही रहे हैं, और यहां पर PN है तो RPN हो जाएगी, ये सदिश की दिशा इस दिशा में। बस इतना काम करना है, आप चाहे और सारे भी ले लें लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब लिखते हैं, अतः पहले लिख लेते हैं, माना Q1 Q2 डॉट 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 QN आवेश किसी स्थान पर स्थित हैं, स्थान पर स्थित हैं, तथा इनके बीच कोई बिंदु क्या लिया था हमने, बिंदु का नाम P स्थित है। अतः सभी आवेशों के कारण P पर परिणामी
वैद्युत क्षेत्र। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, किस पर? इस पी पॉइंट पर, इस पर ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम कहें कुल जो होगा वैद्युत क्षेत्र, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करेंगे ईपी से, वह बराबर किसके होगा? कितने वैद्युत क्षेत्र हैं यहां? एन वैद्युत क्षेत्र हैं। तो पहला है ईपी1 प्लस ईपी2 प्लस डॉट 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 प्लस ईपी और एन। ये हमने 3 लिए थे, पहला Q1 Q2 और लास्ट वाला हमने कहा बीच में बहुत सारे हैं, लास्ट में है Q1। तो इन सब के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये वाला होगा। अब आपने कुछ नहीं करना है, बस EP1 EP2 EPN इनकी वैल्यूज लिखनी है। फॉर्मूला हम जानते हैं, E बराबर होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आपने लिखना है। और सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? ध्यान रखिए, ये आ जाएगा EP इज इक्वल टू EP1 की वैल्यू आ जाएगी K, ये आ गई K, और साथ में हमारा पहला आवेश का मान क्या है? Q1। तो ये आ जाएगा Q1 बटे डिस्टेंस कितनी आ गई? यहां से लेके यहां तक की दूरी है RP1, तो ये आ जाएगा RP1 का स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर RP1, ये इसकी क्या आ गई? दिशा आ गई। पहला हमने लिख लिया। दूसरा लिखें कांस्टेंट K ऐसे का ऐसा, साथ में क्या आ जाएगा? Q2 बटे दूसरे की दूरी Q2 की P से दूरी RP2, ध्यान रखिएगा इन बातों को, क्या आ गई? RP2 और यहां पर आ गया RP2, साथ में इसकी कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच में और सारे आ गए जितने यहां पर होंगे उन सबको भी ऐसे जोड़ लिया। लास्ट में क्या है? QN है, तो क्या आ जाएगा? K QN बटे R। QN की P से दूरी RPN है, तो यहां पे लिखेंगे RPN का स्क्वायर और साथ में जो हम कहते हैं एकांक वेक्टर या जो दिशा बताने वाला वेक्टर होता है RPN, इसकी क्या लगा देंगे? इसमें कैप लगा के दिशा प्रदर्शित कर देंगे। अब इन सब में देखिए क्या चीज कांस्टेंट है? सब में K कांस्टेंट है, K सब सेम है, तो इसको वैल्यूज रखें। EP बराबर K हमने ले लिया, चलिए इसको वहां पर लिखते हैं क्योंकि इसका आगे हमने क्या करना है? इस्तेमाल करना है। तो वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा EP बराबर कांस्टेंट K कॉमन ले लिया, तो सब में K बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा Q1 अपॉन RP1 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर RP1 कैप प्लस ऐसे ही दूसरा आ जाएगा Q2। देखिए ये वाला पूरा आ गया, K को छोड़ दीजिए, तो Q2 अपॉन RP2 का स्क्वायर और दिशा वाला वेक्टर RP2 प्लस डॉट 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 अन्य जो बहुत सारे आवेश हैं वो बीच में आ जाएंगे और साथ में आ जाएगा लास्ट में QN बटे R। अब ये वाला लास्ट वाला QN बटे RPN, K बाहर आ गया कॉमन, तो QN बटे RPN का स्क्वायर, PN का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर RPN, क्या ये यहां पर लग गया ब्रैकेट। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेम यही प्रोसेस हमने कहां किया था? जब बल निकाला था, बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल, तो सेम यही प्रोसेस था। अब देखिए इसमें इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं, फॉर्मूला तो हमारे पास लास्ट में ये आ गया, अब इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में डालें। बस हमने एक थोड़ी सी कमी ये करी कि ये सब सदिश रूप में लिखे, तो इसको भी सदिश रूप में ही लिखेंगे क्योंकि हमने यहां पर सब दिशाएं दिखा रखी, तो ये भी सदिश में ही आएगा। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा? EP बराबर कांस्टेंट K, तो ऐसे लिख लिया। अब देखिए सबसे ऊपर क्या आ रहा है? Q, सब जगह Q है, तो मैंने यहां पर लिख लिया Q। अब देखिए यहां पर क्या है? 1, यहां पर 2, यहां पर 3, 4 और कहां तक? N तक। तो क्या लिख लिया? इस चर को, इस वेरिएबल को जो बदल रहा है 1 2 3 4 5 6 से N तक, उसे मैं I से प्रदर्शित कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बटे नीचे क्या है? R, P की जगह P लिख लिया। अब फिर नीचे देखिए जो दूसरा नंबर है वो 1 2 3, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, ऊपर 2 तो नीचे 2, ऊपर N तो नीचे N, तो नीचे वाले को हमने क्या लिख लिया? जैसे ऊपर I लिखा था तो इसको I लिख लिया। दूसरी चीज आ गई, अब इन सब का स्क्वायर है तो यहां पर भी मैंने क्या लिख लिया? स्क्वायर।
तीसरी चीज क्या आ गई, यहां पर आ गया r, जो दिशा वाला वेक्टर था, सब में पहला पद है p p p, तो यहां पर पहला आ गया p। फिर दूसरा वाला नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां है n तक, और इसको हमने किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, i से, और इसके ऊपर क्या लगा दी, कैप। अब इस फॉर्मूले को जब जर्नलाइज करेंगे तो आपको i की वैल्यू बतानी पड़ेगी, क्या है, कहां से शुरू है कहां तक खत्म है। तो यहां पर लगाएंगे समेशन का निशान, और यहां पर लगा देंगे i इज इक्वल टू, सबसे पहले में क्या था i की वैल्यू 1, तो लिख लेंगे 1, लास्ट में i की वैल्यू क्या है n, तो यहां पर लिख लेंगे n, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा। तो काफी आसान है प्यारे बच्चों, ये मेन बात है, ये हमने इसको सदिश रूप में रिप्रेजेंट किया है। यदि आपको कहीं पर सीधे कैलकुलेशन करनी है, सदिश दिशा ज्ञात कर नहीं करनी है, तो आप दिशा को छोड़ के इस फार्मूले को ऐसे यूज कर सकते हैं। यदि परिमाण बताना है तो, और दिशा सहित बताना है तो ये वाला तरीका। साथ ही इसको क्या करेंगे, हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो प्यारे बच्चों, यदि कहीं पर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, और तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, हम जो हमारा अगला जो टॉपिक है, यह टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। इसको हम बाद में कराएंगे, क्योंकि अभी जो हमने टॉपिक करा है उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, उदाहरण 1.8, कोई इलेक्ट्रॉन 2.0 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम के परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 मीटर की दूरी पर गिरता है। अब आपको एक बात बताऊं कि यह जो क्वेश्चन है ये आपके नीट में भी आया हुआ है, क्योंकि नीट के मैंने लगभग पिछले 7-8 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन उनके अवेलेबल हैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज। तो उसमें हमने ये देखा था कि ये वाला प्रश्न क्या है, नीट में आ रखा है। तो इसको आप ढंग से समझिएगा यदि आप कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हैं तो खास। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, पेशेंस रखिए, जैसे ही आपका न्यूमेरिकल शुरू होता है भाग जाते हैं बच्चे, थोड़ी हिम्मत रखिए, समझाने के लिए हम तैयार हैं, तो आप समझिए। तो क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन 2.0 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम के परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो हम एक वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। यह हमने एक वैद्युत क्षेत्र बनाया। अब क्या कह रहा है, ये 1.5 मीटर की दूरी पर गिरता है। यहां पर हमने कहा कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, और यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। इतनी डिस्टेंस, कितनी दूरी चल रहा है, मान लेते हैं वो यहां से दूरी चला, यहां से लेके यहां तक की उसकी जो टोटल दूरी है, यह दूरी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां गिर रहा है। अब आप खुद ही सोचिए इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। यदि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है तो इसका अर्थ है वैद्युत क्षेत्र क्या है, डायग्राम उन्होंने एनसीईआरटी ने दे रखा है, हमने डायग्राम की जगह अपने आप ही इसका डायग्राम बना लिया है। तो आप समझ सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धन से ऋण की तरफ। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ है। वैद्युत क्षेत्र हमेशा धन से ऋण की तरफ चलता है, ये वैद्युत क्षेत्र है। तो क्या कहा उसने, 1.5 मीटर की दूरी गिरता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गिरा, यहां तक पहुंच गया। दूरी कितने ट्रेवल करे, 1.5। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। क्षेत्र का परिमाण यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण नहीं बदल रहे। वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण कितना दिया है, 2.0 गुणा 10⁴। तो हमें क्या दे दिया है, सॉल्यूशन करेंगे इसका, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर दे दिया 2.0 गुणा 10⁴, साथ में है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस कितने ट्रेवल करता है, 1.5। तो डिस्टेंस को मान लेते हैं, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है तो ये एक प्रकार से हाइट है, तो h बराबर है 1.5, और सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं गुणा 10⁻² मीटर। इस बात को समझ रहे होंगे कि ये जो हमारा 1.5 सेंटीमीटर है, इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो 1.5 गुणा 10⁻² मीटर के बराबर होगा। तो दूसरी बात हमने क्लियर कर ली। तो अब यहां तक हमने प्रश्न को समझ लिया। कहते हैं क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी, तो दिशा उत्क्रमित कर दी। फिर से बना रहे हैं यहां पर, अब की बार ये नीचे से ऊपर की ओर था, अब की बार ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि धन ऊपर की ओर आ गया और ऋण नीचे की ओर आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अब की बार ऊपर से नीचे की ओर हो गई।
ऊपर से नीचे हो गया। वैद्युत क्षेत्र ई का ई ही है, वह बदला नहीं, उसका परिमाण नहीं बदला इन्होंने, मेन बात यह है। अब क्या कहते हैं, उत्क्रमित कर दी, तथा अब कोई प्रोटॉन क्षेत्र में उतनी ही दूरी पर गिर रहा है, वो भी गिर रहा है, तो हमने यहां पर क्या बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई, प्रोटॉन के लिए मान लेते हैं प्लस पी से प्रदर्शित कर रहा हूं, और यह भी क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। इसकी भी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, जैसी हमने यहां पर ली थी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इस दूरी को भी हमने कहा कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये भी ऐसे ही गिर रहा है, उतनी दूरी गिरता है। दोनों को इस चित्र में हमने बता दिया है। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए, यानी कि इस स्थिति में भी समय बताना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गणना नीचे गिर रहा है, तो समय मान लेते हैं क्या है, टीई, यह बताना है। और इसमें प्रोटॉन गिर रहा है, तो प्रोटॉन के गिरने का समय यानी कि टीपी, इसे ज्ञात करना है। गणना कीजिए इस परिस्थिति में कि गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए कि यदि कोई यह कण गुरुत्व के अंतर्गत गति करते, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि यदि किसी पिंड को गुरुत्वीय बल से यदि कोई पिंड नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसको क्या कह देते हैं, गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हमने विरामावस्था से उसे छोड़ दिया, अब उसकी जो गति है वही गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन उसका कहलाता है। तो उससे क्या करनी है, तुलना करनी है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप ध्यान देंगे तो आगे आप देखेंगे अपने क्लास के बच्चों से और बच्चों से आप काफी आगे हो जाएंगे। बस मेन बात है आपको फोकस करने की। तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वाली कंडीशन लेते हैं, इसके लिए टीई का मान निकालते हैं। अब टीई का मान निकालने के लिए पहले ये समझिए कि आखिर इसमें बल कितना लगेगा। वैद्युत क्षेत्र है ई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को हम एमई से प्रदर्शित करते हैं। और यदि वैद्युत क्षेत्र के पदों में बल की बात करें तो अभी हमने सूत्र पढ़ा है, हम लिखते हैं क्योंकि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब हम जानते हैं चूंकि न्यूटन का नियम कहता है F बराबर किसके होता है, ma के भी होता है। तो इन दोनों फॉर्मूलों का हमने यूज करना है, एक इसका और एक इसका। तो इन दोनों का यूज करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं E इज इक्वल टू F की जगह क्या लिख लिया, ma, और बटे क्या आ गया, Q। अब इसी को इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र तो E ही है, M की जगह क्या आ जाएगा, me। A किसका त्वरण, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा ना, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तेजी से, तो वो इलेक्ट्रॉन के त्वरण को MAE से, नीचे क्या है Q, Q क्या होता है, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज इतना आ गया हमारे पास। तो अब क्या कर रहे हैं कि हमें यहां पर से निकालना है सबसे पहले त्वरण AE का मान। तो AE का मान निकालते हैं, क्योंकि यहां पर हम जो हमारे पास गति के 3 नियम थे, क्लास 11th में आपने पढ़े थे, उन नियमों का उपयोग करेंगे समय t निकालने के लिए। और वहां गति का द्वितीय समीकरण था h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर होता था, लेकिन हम ये गुरुत्व के अंतर्गत गति नहीं कर रहा है, इसलिए at स्क्वायर हम वहां लेंगे। तो उससे पहले त्वरण निकाल लें, तो हम लिखेंगे AE बराबर क्या आ जाएगा, AE निकालेंगे तो E की इसमें गुणा हो जाएगी, इस कैपिटल ई की स्मॉल ई में गुणा हो गई, कैपिटल ई की स्मॉल ई में गुणा हो गई, और साथ में एम ई इसके नीचे चले गया। ये हमने क्या कर लिया, ए का मान निकाल लिया। ये मान लेते हैं, इनके मान लिख लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये हो गया समीकरण, ये ले लेते हैं इसको समीकरण 1, ये समीकरण 2, और ये वाली ले ली समीकरण 3। अब इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे गिर रहा है, तो यहां पर उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, u बराबर 0 होगा। ध्यान रखिए, तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की गति के लिए, इलेक्ट्रॉन की गति के लिए u बराबर क्या होगा, 0, और u बराबर 0 होगा तो गति का द्वितीय समीकरण से लिखते हैं, गति के द्वितीय समीकरण से, और समीकरण क्या होता है, h बराबर ut प्लस 1/2, g की जगह लिख रहे हैं at स्क्वायर। अब h कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, यहां पर आप देखिए वो है 1.5, और
मीटर में देखिए 1.5 गुणा 10 की घात -2। तो पहले मान लेते हैं इसमें वैल्यूज रखें मोटी मोटी, तो u का मान 0 रखेंगे, ये पद 0 आ गया, तो h बराबर ये आ गया 1/2 a, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो AE, ये टाइम आए किसका, गिरने का समय इलेक्ट्रॉन का, तो t²। मुझे क्या करना है, मुझे तो TE² का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखिए मुझे क्या निकालना है, TE निकालना है। तो 2 की यहां गुणा हो जाएगी और AE की नीचे, तो लिख सकता हूं TE² बराबर 2h/AE। अब AE का मान समीकरण कहां से रखना है आपने, 3 से, तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 3 से AE का मान रखने पर, तो मान रखिए क्या आ जाएगा अब, तो ये आ जाएगा TE² बराबर, यह है 2h, यह है 2h बटे AE का मान कितना है, EE कैपिटल E इंटू स्मॉल e, अब बटे ME चले जाएगा ऊपर, ये आ गया ME। बस अब इन सब के मान आपने रखने हैं प्यारे बच्चों, आपको मान पता होने चाहिए क्या क्या है, लिखें। इसको आप चाहो तो अंडर रूट में भी ले सकते हो, अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं TE² बराबर 2 गुणा h, h क्या थी ऊंचाई, 1.5 गुणा 10 की घात -2, 1.5 गुणा 10 की घात -2, ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, ये होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, तो ये हमने ऊपर की वैल्यू रख ली, बटे नीचे क्या है, कैपिटल E, कैपिटल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 2.0 गुणा 10 की घात 4, तो 2 गुणा 10 की घात 4 मल्टीप्लाई, ये क्या है E यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, इसके बराबर है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसका अंडर रूट निकालना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर कैलकुलेशन भी कराइए, तो प्यारे बच्चों मैं कई बार बोलता हूं यहां कैलकुलेशन कराएंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी से इसकी कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूं कैसे है। देखिए TE² की वैल्यू हमें निकालनी है, ये इस वाले दो से ये 2 कट जाएगा, पहला काम। 15 की 1.5 की 9.1 में गुणा करते हैं, तो 15 एकम 15, 15 निमा 135 और 7 में हमारा 1 हो गया, यानी कि 136। दशमलव के बाद एक स्थानीय, दशमलव के बाद एक स्थानीय, तो 2 स्थान यहां पर आ गया 13.65 गुणा, देखिए यह है 10 की घात -2, 10 की घात -31, तो 10 की घात कितना हो जाएगा आप खुद ही समझिए, 31 और 2 33, तो माइनस का 33। अब नीचे वालों को यदि आप चाहें तो हल करें, सीधे ही मैं घातों को ऊपर ले जा सकता हूं, चलिए एक स्टेप और ले लेंगे। नीचे आ गया 1.6 गुणा 10 की घात 4, 10 की घात -19, तो ये प्लस का ये माइनस के हैं, तो 10 की घात -15 बच जाएगा। तो अब TE की वैल्यू यदि निकालें, TE बराबर, तो ये अंडर रूट में आएगी वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर इधर का हटाएंगे, ये TE² था, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में आएगी, यह है 13.65 में 1.6 का भाग भी दे देंगे, तो अलग से भाग दे देते हैं, यहां पर भाग दे देते हैं, 13.65 में भाग दिया किसका, 1.6 का, 1.6 का, तो कितना आ जाएगा, ये आप इसका भी दशमलव हटाइए, इसका भी दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 160 है, तो ये लगभग आएगा 16 5 80 16 96 16 8 128, 16 8 128, और ये 0 आ गया, घटाएंगे ये आ गया 5, यहां से यहां करेंगे ये आ गया 8, दशमलव है ही तो 0 बढ़ा देंगे, 16 5 80, तो 850 में से 800 घटा देंगे तो कितना आ गया 50, दशमलव है 0 बढ़ाएंगे तो 132 16 48, और यहां पर आ जाएगा आपका डेसिमल, तो आएगा तो 8.53 आ रही है वैल्यू। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं इनका, ये हमारे पास आ गई 8.53, और 10 की घात 33 ऊपर माइनस का है, 10 की घात 15 नीचे भी माइनस का है, ये जब ऊपर जाएगी घात तो प्लस की हो जाएगी, तो ये लिखेंगे 10 की घात -33 + 15 बराबर अंडर रूट में 8.53 गुणा 10 की घात 33 में से 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 की घात -18। इसका अंडर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम यहां पर अंडर रूट निकालते हैं किसका, 8.53 का,
तो देखिए कैसे निकालना है, ये हमने अंडर रूट निकाला 8.53, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपको पता है जोड़े बना देते हैं, दशमलव के बाद जोड़ा बन गया, दशमलव से पहले केवल एक ही है। तो कैसे करेंगे, 8 यह लिख लेंगे इसको, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 का वर्ग करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 8 से, तो ये आ गया 2 दूनी, ये आ गया 4, कितना बच गया 4। अब जब यहां लिखते हैं अगली संख्या तो इसका डबल कर देते हैं, तो 2 दूनी कितना आ गया 4। अब ऊपर से उठा लिया हमने 5 3, ये पूरा जोड़ा एक साथ आता है हमेशा अंडर रूट निकालते हुए, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां ऐसी संख्या लेनी है जो इसके लगभग बराबर आ जाए। तो यदि हम 9 ले लें, 9 ले लें तो 9 निम 81 का 1 हासिल हो गया 8, 9 चौक 36 और 8 हो गया 44। तो आप देख रहे हो लगभग इसके बराबर आ रहा है, यहां पर क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो ये हमारे पास सीधे कितना आ गया 2.9 और 10 की घात -18 अंडर रूट में है, तो जब अंडर रूट से बाहर आएगी तो घात आधी रह जाएगी, यानी कि 10 की घात -9 और ये क्या निकल जाएगा सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा गिरने में वो हमने यहां पर निकाल लिया। प्यारे बच्चों पेशेंस रखिए, आप देखिए कैसे ये न्यूमेरिकल हो रहे हैं, क्योंकि आपको यदि फिजिक्स में मास्टरी करनी है तो न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉन का तो निकाल दिया, ठीक इसी प्रकार से प्रोटॉन का निकालेंगे, लेकिन प्रोटॉन का निकालते समय हम डायरेक्ट इस वाले फार्मूले को यूज करने वाले हैं। बताते हैं कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला। देखिए इस फार्मूले को यूज करेंगे हम, क्योंकि यहां टीई की जगह टीपी आ जाएगा, जहां एमई की जगह एमपी आ जाएगा, यहां ई आ जाएगा और यहां इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन आ जाएगा, बस। तो ये समीकरण को हम कोई नाम दे देते हैं, समीकरण मान लेते हैं ये है 4 और ये तो हमने निकाल ही दिया। तो अब लिखते हैं इसका मान है टीई स्क्वायर बराबर 2HME अपॉन कैपिटल ई स्मॉल ई। तो हमने निकाला 2HME अपॉन, अब ये ME तो हमने रखना नहीं है, ये MP अपॉन कैपिटल E और प्रोटॉन का आवेश यानी कि हम लिख सकते हैं जिसे P लिख लेते हैं, प्रोटॉन के आवेश को P से रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसके बराबर है हमारा, ये है P स्क्वायर के बराबर। ये मैंने क्या चीज लिखी, अभी आपको पीछे हमने एक हिस्सा बता दिया था इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन भी वैसे ही गिर रहा है, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र भी उतना ही है। तो इसका अर्थ है कि अब हमें प्रोटॉन के गिरने में लगे हुए समय टीपी को निकालना है। तो जो फार्मूला सेम इलेक्ट्रॉन के लिए लगा, ये वाला लास्ट का फार्मूला सेम यही हम प्रोटॉन के लिए लगाएंगे, बस इलेक्ट्रॉन के जो मास था उसमें प्रोटॉन का मास आ जाएगा, इतना अंतर आएगा। तो इसे करते हैं सॉल्व। हमने कहा यहां पे लिख लेते हैं प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई H का मान, हमारा H क्या था, डिस्टेंस थी जो कि 1.5 गुणा 10 की घात -2 थी। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 kg बटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थी 2 गुणा 10 की घात 4। P प्रोटॉन पर आवेश वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है 10 की घात -19 कूलम। बस इसे सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह करना है, इस वाले 2 से ये वाला 2 काट दीजिए, 15 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 7 105 का 5 हासिल बच गया आपका 10, 15 छिक्का 90, 90 और 10 हो गया 100, 100 का 0 हासिल हो गया 10, 15 एकम 15 और 10 25। तो ये हमारे पास इस दोनों की इसकी इसमें गुणा करके ये मान आ गया। अब कितने स्थान है डेसिमल के बाद, 1 2 3, ये भी डेसिमल था, तो यहां 3 स्थानों के बाद डेसिमल यहां लग गया आपका। और साथ में ऊपर पावर्स क्या आ जाएगी, 10 की घात माइनस, तो 10 की घात -27, 10 की घात -29 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 1.6 गुणा 10 की घात 4 प्लस की 19 माइनस की तो 10 की घात -15, इस प्रकार से आ गया। इसका भाग दे दीजिए, तो इसका भाग देंगे तो देखिए यहीं पर दे देते हैं, यह है 2505। देखिए यहां डेसिमल हटाइए, इसके पीछे 3 है, इसके पीछे 1 था तो इसको भी 3 बना दीजिए, 1600, बस 1600 से भाग दे दिया हमने, 1600 एकम 1600 कितना आ गया 5 0 और यहां से ये आ गया 9, तो डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दिया तो 16 पंजे 80 5, तो देखिए
इतना आ गया, 0.501 इतना आ गया। फिर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो फिर से डेसिमल लगा लीजिए। 16 छिक 96 6 बार जाएगा तो ये लगभग 96 16 छिक 96 यहां पर आएगा 96 00 तो 00 यहां से हम एक कैरी यहां पर करेंगे तो 15 में से 6 गया, बच गया 9 और 9 में से 9 गया 0 तो लगभग इतना आएगा 1.56। तो हमने यहां पर कैलकुलेट करके इसको निकाल दिया 1.56 गुणा 10 की घात -29, 15 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10 की घात 15 तो ये हो गया 1.56 गुणा 10 की घात -14 और ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, टीपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, टीपी की, तो लिखेंगे टीपी बराबर अंडर रूट ये वैल्यू आ जाएगी 1.56 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -14 10 की घात -15। क्या सही कर रहे हैं हम, 10 की घात -14 सॉरी। तो ये हमने यहां पर क्या कर लिया, लिख लिया प्यारे बच्चों। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो अंडर रूट निकालें तो अंडर रूट 1.56 निकालें, 1 1 जा 1 तो 1 का डबल 2 ऊपर से ये तो हो गया 0 ऊपर से उतार दिया 5 6 तो अब इसको करना है तो 2 बार करेंगे 2 डेसिमल लगा करके तो ये कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 ये कितना बच जाएगा, 6 में से 2 गया ये आ गया, ये डेसिमल है, आप चाहे डबल 0 लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपकी वैल्यू 1.2 के लगभग आ रही है तो क्या लिख लेंगे 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 और ये भी हमारा क्या आ गया, सेकेंड आ गया। तो आप देख रहे हो प्रोटॉन 1.2 गुणा 10 की घात -7 सेकेंड का समय ले रहा है। हम चेक भी कर ले एनसीईआरटी से, हाँ ये लगभग 1.3 आ रहा है तो लगभग 1.29 के लगभग आएगा जिसको हम 1.3 ही ले लेंगे, 1.3 ले लेंगे तो ये हमारा इतना मान आ गया। और इलेक्ट्रॉन का देखें तो टीई की वैल्यू हमने अभी निकाली थी पीछे, टीई की वैल्यू हमारी थी 2.9 गुणा 10 की घात -9 2.9 गुणा 10 की घात -9 सेकेंड। हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच रहा है, यह क्या है, इसकी स्पीड तेजी से आ रहा है, तेज है इसकी स्पीड, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन क्या है, धीमा। तो ये क्यों अंतर है, क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वह ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, इसलिए इन दोनों में अंतर है। अब इसकी गुरुत्व बल से तुलना करनी है तो आप खुद ही एक बात को समझिए कि जब कोई वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति करती है तो कभी भी उसकी गति, उसका त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आपने पढ़ा होगा कि यदि हम कोई एक ऐसी ट्यूब ले लें, कांच की ट्यूब ले लें, उसके अंदर यदि एक सिक्के को और एक यदि किसी पक्षी के यदि कह सकते हैं जो फैदर होता है, उसका पंख होता है, उन दोनों को डालें तो दोनों समान समय लेंगे नीचे पहुंचने में, क्योंकि वह किस पर डिपेंड नहीं करता, वह वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन हम यहां देख रहे हैं यह द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। और क्यों कर रहा है, इसका कारण है, अभी हमने जो पीछे फार्मूला निकाला था, यहां पर त्वरण का फार्मूला ये निकाला था हमने, ए बराबर कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम ई। क्या निकाला था, ए बराबर कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम ई। तो इसको प्रोटॉन के लिए ले लेते हैं। तो प्रोटॉन के लिए यदि त्वरण निकालें तो कैसे निकालेंगे, आप प्रोटॉन का त्वरण निकालिएगा, केवल मेरे कहने का अर्थ यह है। फिर उसकी तुलना कीजिएगा गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यू निकालेंगे तो ई की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, यह था 2 गुणा 10 की घात -4 प्लस 4 था, चेक कर लें एक बार, 2 गुणा 10 की घात 4 था, बिल्कुल सही है। और ई की वैल्यू आ गई पी का मान, यानी कि आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10 टू द पावर -27। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, अब मैं कैलकुलेशन सीधे यहां से देख रहा हूं, 1.9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12, 1.9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12, और यह हमारा क्या आ जाता है, त्वरण आ जाता है मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, प्रोटॉन
का त्वरण, प्रोटॉन का त्वरण है। तो प्रोटॉन का त्वरण आप देखिए, ये घात देखिए ये कितनी है, 10 की घात 12 है, ये बहुत बड़ी राशि है। जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में एपी का मान बहुत बड़ा है, यानी कि प्रोटॉन का त्वरण बहुत अधिक बड़ा है किसकी तुलना में, गुरुत्वीय त्वरण जी की तुलना में, इसीलिए क्या आ रहा है, इतना अंतर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। काफी सारे बच्चे चले गए, उन्होंने कहा न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। आपने यदि हिम्मत छोड़ दी तो समझ लिए, हिम्मत छोड़ दी आपने तो आप ज्यादा अधिक दूरी तक नहीं जाएंगे, थ्योरी करके बहुत अधिक नहीं जा पाएंगे। और प्यारे बच्चों, यदि आपका इंटरेस्ट कम रहा तो हो सकता है हम ये जो हमारा एग्जाम्पल वाला पोर्शन है एनसीईआरटी का, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, इसको छोड़ते भी चले जाएं। टोटली आप पे डिपेंड है। तो टाइम हो गया लगभग बच्चों, 1 घंटा होने वाला है, और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हम आगे चलें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले प्रश्न का, और यदि कहीं पर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, 1 2 3 4।